हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृत संख्या n के लिए यानी कि n की 6 के n यानी n के लिए 6 की पावर n मतलब 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 अप टू इंफिनिटी। तो ये जो संख्या है वो क्या इसका जो है 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 जब ये ओपन होगा तो क्या इसका इकाई का अंक 0 आ सकता है? ये अपन को देखना है, जांच करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले माना 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। अपन ये पहले मान लेते हैं कि 6 की पावर n जो है वो 0 पर समाप्त होती है। तो 6 की पावर n अगर अंक 0 पे समाप्त होगी तो इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। और जिस भी इकाई का अंक, क्योंकि समाप्त हो रही है, लास्ट में 0 आएगा, वहां पे समाप्त होगी तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। इकाई का अंक 0 होगा तो उसमें 5 का भाग जाएगा, क्योंकि जिसका इकाई का अंक 0 होता है उस संख्या में 5 का भाग जाता है। तो इम्प्लाइज दैट 6 की पावर n 5 से विभाज्य होगी। 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि देखते हैं विभाज्य होगी या नहीं होगी। क्योंकि 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 की पावर n, या फिर 6 इंटू 1 की पावर n भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं। तो 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 3 है, 5 तो है नहीं। तो हम क्या देखते हैं? 6 के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों में 5 नहीं है। अतः यह 5 से विभाज्य नहीं होगी। जब 6 की पावर n 5 से विभाज्य नहीं होगी, 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी तो इसका इकाई का अंक 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर अंक 0 होगा तो 5 से विभाजित होनी चाहिए, लेकिन आया क्या है कि ये 5 से विभाजित नहीं होगी। अतः संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, सबको अच्छे से समझ आ गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। अपने को क्या देखना है कि ये जो संख्या है वो भाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं को चेक करने के लिए क्या करते हैं? अपन को पता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इन संख्याओं को अपन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर पाएंगे तो ये संख्याएं कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्याएं हो जाएगी। तो अपन इनको क्या करेंगे? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, जैसे होता है या नहीं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज इक्वल, अब ये गुणा में है प्लस फिर ये 13, तो क्या इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा है? तो 13 कॉमन ले लेंगे, पीछे बच जाएगा 7 इंटू 11, 13 इसमें से कॉमन आ गया, प्लस इसमें 13 का भाग जाएगा। पहले 13 कॉमन लेने का मतलब है इसमें 13 का भाग देना है, प्लस फिर इसमें 13 का भाग देना है। तो इसमें 13 का भाग एक भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा, और इसमें 13 का भाग देंगे 13 से 13 कट जाएंगे, 7 और 11 बच जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल 13 कॉमन है, 7 इंटू 11 77 प्लस 1
13, इस ब्रैकेट का मतलब है गुणा 78। अब 78 को अपन अभाज्य संख्या के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो 78 में सबसे पहले भाग जाएगा 2 का, कितनी बार गया? 3 बार, फिर गया 9 बार, फिर जाएगा 3 का 1 बार 3 बार, फिर जाएगा 13 का 1 बार। ठीक है, तो 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, या इस वजह से लिख सकते हैं 2 गुणा 13 गुणा 13। तो क्या 2 3 13 ये तीनों ही अभाज्य संख्या है। इसका मतलब अपन ने इस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कह सकते हैं हम? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि ये जो संख्या है वो कैसी संख्या है? भाज्य संख्या हो चुकी है। ठीक है, अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। ठीक, नेक्स्ट संख्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1 प्लस 5। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 5 निकालेंगे तो कॉमन लेंगे, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1 प्लस 1। अब 5, इनको सबको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, 6 चौक 24, 24 ये हो गए और ये 42। 8 16 4 8 8 10 की 1 कितना हो जाएगा? 1008 प्लस 1, तो 5 गुणा 1009। अब 5 भी अभाज्य 1009 भी अभाज्य। ठीक है, इसमें आगे ये लिख लेना क्योंकि 2 3 13 अभाज्य संख्याएं हैं। अतः अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से तो 5 भी अभाज्य 1009 भी अभाज्य, जो कि 5 और 1009 अभाज्य संख्याएं हैं। अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से अपन ने इस भाज्य संख्या को इस अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो ये कैसी हो गई? भाज्य संख्या हो गई। अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से एक भाज्य संख्या है। चलिए, आप सभी के क्वेश्चन समझ आ गए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जैसे यहाँ से सोनिया शुरू हुई है, तो यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाने में जो सोनिया को है वो 18 मिनट लगते हैं। और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसी मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रवि को जो है वो कितने लगते हैं? 12 मिनट। रवि जो है
वो 12 मिनट में इसका चक्कर पूरा कर लेता है, सोनिया 18 मिनट में इस मैदान का चक्कर पूरा कर पाती है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही टाइमिंग पे दोनों ही यहाँ से शुरू होते हैं, इसी एक स्थान से दोनों शुरू होते हैं। दोनों ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया एक ही समय में और एक ही स्थान पर और एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद वे पुनः इस प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो सेम टाइम पे अगर इन्होंने चलना शुरू किया है तो रवि तो 12 मिनट में ही यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन सोनिया 12 मिनट में शायद यही कहीं होगी, क्योंकि वो तो 18 मिनट में यहाँ पहुंचेगी। तो दोनों ही एक स्थान पर कितने टाइम बाद मिलेंगे? तो 12 मिनट बाद रवि यहाँ आ जाएगा और सोनिया तो यही रह जाएगी, लेकिन सोनिया भी यहाँ होनी चाहिए, तभी दोनों इस स्थान पर वापस मिलेंगे। तो इस स्थान पे सोनिया को आने के लिए रवि तो 12 मिनट में पहुंच जाएगा और सोनिया 18 मिनट में पहुंचेगी, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट तो 12 मिनट हुआ। लेकिन 12 मिनट कॉमन पार्ट अगर अपन लेंगे तो इसका पूरा टाइम नहीं आ पाएगा जब दोनों यहाँ पे मिलेंगे। तो क्या करेंगे, अपन कॉमन पार्ट नहीं लेंगे बल्कि टोटल पार्ट लेंगे, क्योंकि टोटल पार्ट लेंगे तब सोनिया और रवि जो है दोनों ही अपना पूरा पूरा समय लेके यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अपन इसका पूरा पार्ट लेंगे। तो पूरा पार्ट लेने को क्या कहते हैं? कॉमन पार्ट लेने को क्या कहते हैं? कॉमन पार्ट कब लेते हैं? जब अपन एचसीएफ निकालते हैं। और पूरा पार्ट कब लेते हैं? कॉमन के अलावा वाले भी पूरी गुणनखंड अपन कब लेते हैं? जब अपन एलसीएम निकालते हैं। यानी कि वो टाइम जब ये दोनों यही वापस उसी स्थान पर मिलेंगे तो क्या होगा, एलसीएम निकालना होगा 12 और 18 का। ठीक है, क्योंकि मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। ठीक है, तो सोनिया द्वारा मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, रवि द्वारा मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। तो रवि और सोनिया एक ही स्थान पर मिलेंगे रवि व सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान में कब मिलेंगे? एलसीएम होगा 12 और 18 का। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कर दो पहले। 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग वापस 6 में 3 बार, 3 का भाग 1 बार। 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग 9, फिर 3 का भाग 3, फिर 3 का भाग 1। ठीक है, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड है 2, 2, 3 और 18 के है 2, 3, 3। तो एलसीएम सबसे पहले कॉमन भाग 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 2 आएगा एक बार, फिर 3 कॉमन आएगा एक बार, फिर बचे हुए गुणनखंड 2 और 3, 2 इंटू 3, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 36। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 36 मिनट। इसका मतलब हुआ रवि व सोनिया छत्तीस मिनट
बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया। चलिए इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।